अभी जो आप देखने वाले हो वो कोई नॉर्मल मर्डर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा केस है जहाँ सब कुछ सामने था पर फिर भी कोई समझ नहीं पाया। एक घर, एक पति पत्नी और एक ऐसा प्लान जो इतना सिंपल था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। दुनिया में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक पत्नी अपने पति को सिर्फ इसलिए मर्डर कर सकती है क्योंकि वो काला है। और उस रात को वो पति चैन से अपने घर में सो रहा था। देव कृष्ण पुरोहित 28 साल का एक लड़का जो इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर गोंडी खेरा चरण नाम की एक गांव में रहता था जो मध्य प्रदेश में है। जब देव कृष्ण 2 साल का था, मतलब इतना छोटा था, तभी उसके पिता की मौत हो चुकी थी। तो इसलिए बचपन में जब लोग खेलते हैं, घूमते हैं, उसी टाइम से उसको अपनी परिवार के लिए अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ी। उसको अपनी परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी और वो बचपन से ही मिर्च मसालों का स्पाइस का बिजनेस करता था। 8 अप्रैल 2026 की रात देव कृष्ण अपने घर के एक रूम में सो रहा था और उसी घर में दूसरे रूम में उसकी मम्मी और उसकी बहन सो रहे थे। और उसी रात अचानक उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके सर के ऊपर इतनी भारी एक हथियार से उसके सर के ऊपर वार किया गया था कि वो सोते सोते ही उसका ब्रेन बिल्कुल डेड हो चुका था। वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो चुका था, कोमा में चला गया था एंड उसी वक्त उसकी मौत हो गई। देव कृष्ण की वाइफ थी प्रियंका। उस रात प्रियंका भी उसी घर में थी पर वो देव कृष्ण के साथ रूम में नहीं थी। वो थी आंगन पे और आंगन पे प्रियंका के हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए थे, जैसे कि बाहर से कोई आदमी आके उसको बांध के उसके पति को मार दिया है। और प्रियंका एक बेचारी लड़की की तरह रो रही थी। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रियंका टूट टूट के रो रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि लोग आए और उसे बचाए। तो जब उसकी चीखें सुन के लोग आए तब लोगों को लगा कि सच में शायद कोई रॉबरी हुआ है उनके घर, मतलब कोई बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने प्रियंका को इतनी बुरी तरह से बांध के रखा है और उसके पति के साथ इतना बुरा हादसा कर दिया है। और आप इस वीडियो को देखो। इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा, इधर तो मारा, मैं खुद कर पाता था बैठ। क्या आपको ये वीडियो देख के एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि ये लड़की एक्चुअल में रोने की नाटक कर रही है? तो अभी इस कहानी के शुरुआत में जाते हैं जब देव कृष्ण के साथ प्रियंका की शादी हुई थी। उन दोनों की एक प्रॉपर अरेंज्ड मैरिज हुई थी और उस शादी के समय वो दोनों ही काफी छोटे थे। प्रियंका का उम्र शादी के समय सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी एंड उन दोनों के शादी होने के बावजूद भी वो दोनों अपने अपने घर रहते थे। जैसे कि मध्य प्रदेश में पहले भी जो बाल विवाह होते थे वहाँ पे पहले शादी तो हो जाता था बट दूल्हा दुल्हन अपने अपने घर में ही रहते थे जब तक वो एडल्ट्स ना हो जाए। तो वैसे ही प्रियंका भी अपने मायके में रहती थी एंड देव कृष्ण उसके घर में रहता था। पर जब तक प्रियंका शादी के बाद भी अपने मायके में थी, उसके एडल्ट होने से पहले ही प्रियंका का किसी के साथ कोई लव एंगल चल रहा था। मतलब वो ऑलरेडी किसी के प्यार में थी शादीशुदा होने के बावजूद। तो जैसे ही प्रियंका 18-19 ईयर्स की हुई, मतलब अडल्ट हुई, उसके मम्मी पापा भी बोलने लगे कि अभी तुम्हारा उम्र हो चुका है ससुराल में जाने का, तो तुम अब ससुराल चले जाओ। बट प्रियंका बार बार अपने मम्मी पापा को यही बोलती थी कि मुझे ये लड़का पसंद ही नहीं है, तो मुझे तो ससुराल जाना ही नहीं है, मुझे यहीं पे रहना है। मैं मेरे पति को अच्छे से जानती तक नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पे जाके रह ही नहीं पाऊंगी, मुझे नहीं जाना। प्रियंका के मम्मी पापा उसे बार बार प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, तुम्हारा ऑलरेडी शादी हो चुका है उसके साथ, तो शादी के बाद हर एक लड़की को कभी न कभी ससुराल जाना ही पड़ता है। तो अपने घर वालों के प्रेशर में आके ही प्रियंका ससुराल जाने के लिए मान तो गई पर ससुराल जाने का मन तो उसका बिल्कुल भी नहीं था। तो 2020 में ही प्रियंका देव कृष्ण के साथ ससुराल में जाकर रहने लगी। मतलब सिर्फ 6 साल से ही प्रियंका अपने ससुराल में रह रही थी। और यही बात इस केस को इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है क्योंकि इतनी जल्दी किसी नई शादी में क्रैक्स आ जाना, उस शादी टूट जाना नॉर्मल बात तो नहीं होता है। वो घर संभालती थी और वो अपने सोशल सर्कल में एक्टिव भी रहती थी। देव कृष्ण और प्रियंका एक ऐसे कपल थे जो बहुत ज्यादा नॉर्मल होता था, आम था, ऑर्डिनरी था। और शायद इसीलिए किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन दोनों की स्टोरी इतनी ज्यादा डार्क हो सकती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल ही था। प्रियंका कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती थी, कभी कभी एक्साइटेड भी होती थी, बट धीरे धीरे वो कभी कभी वाला एक्साइटमेंट भी फेड होने लगा। देव कृष्ण पुरोहित एक बहुत सिंपल आदमी था। वो अपनी छोटी सी
वाली दुनिया में ही खुश रहने की कोशिश करता था, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता था। वो जनरली लोकल लेवल्स पे ही काम करता था, ना कोई बहुत लग्जरी, ना कोई फ्लैशी लाइफ, बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास रूटीन वो फॉलो करता था। और धीरे धीरे प्रियंका और देव कृष्ण के बीच में साइलेंस बढ़ता गया और फिर एक ऐसा स्टेज आ गया जहाँ वो दोनों एक ही घर में तो रहते थे, लेकिन बिल्कुल अलग अलग दुनिया में जीते थे। प्रियंका के अंदर ना बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा उसने इमेजिन किया था, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। देव कृष्ण के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, उसके लिए किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही प्यार था, लेकिन प्रियंका के लिए ये काफी नहीं था। अभी आता है इस कहानी का तीसरा कैरेक्टर, कमलेश पुरोहित। कमलेश 32-33 साल का एक आदमी था जो उसी एरिया के एक हाईवे पे अपना खुद का छोटा सा ढाबा चलाता था। उसी लोकेलिटी की एक प्रोग्राम में प्रियंका और कमलेश की मुलाकात हुई थी एंड उस समय से ही उन दोनों में प्यार भी हो गया था, जबकि कमलेश प्रियंका से 8 साल बड़ा था। और तो और कमलेश के 2 बच्चे भी थे। इन लोगों का अफेयर इतना ज्यादा गहरा हो चुका था कि ये दोनों घंटों फोन पे बातें करते थे। इवन ऑलमोस्ट डेली ये किसी ना किसी तरीके से मिलते भी थे। इवन उस गांव के बहुत सारे लोगों ने प्रियंका को कमलेश के साथ देखा भी था, बट उन्होंने कभी भी प्रियंका के ससुराल वालों को कुछ भी बताया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये उनका पारिवारिक मामला है, हम लोग फालतू में कुछ बोलने जाएंगे, शायद वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। पर गांव वालों को पहले से ही प्रियंका के कैरेक्टर के ऊपर शक जरूर था। प्रियंका अपने लाइफ की, अपने ससुराल की, अपने पति के साथ जो भी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में चल रही थी ना, वो सब कुछ वो कमलेश के साथ शेयर करती थी। और धीरे धीरे ऐसे ही चलता गया और उन दोनों का कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। प्रियंका को लगने लगा कि फाइनली अभी कोई उसे समझता है और यही से लाइन क्रॉस होनी शुरू हो गई। उन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर चालू हो गया था, हिडन, सीक्रेट, लेकिन स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी था, देव कृष्ण। एंड इसी पॉइंट से प्रियंका को देव कृष्ण बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो हमेशा अपने पति को ताने देती थी, नीचा दिखाती थी, बुरा भला बोल देती थी। वो पैसों के लिए भी अपने पति को ताने मारती थी कि तुम बस इतने से पैसे कमाते हो, इतना पैसा में क्या होता है, मेरे सपने तो काफी बड़े हैं। और तो और अपने पति को ये तक बोलती थी, तुम तो इतने काले हो और मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, हम दोनों का तो मैच ही नहीं बनता, तुम तो मुझे डिजर्व ही नहीं करते हो। और ये सब चीज देव कृष्ण के माइंड में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। उसे समझ में तो आ रहा था कि उसके साथ उसकी बीवी की जो कनेक्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऊपर से वो फैमिली के लिए इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक मिडिल क्लास इंसान होके भी वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए। उसकी खुद की बीवी उसकी मेहनत को वैल्यू नहीं करता था और इसी वजह से उन दोनों में और ज्यादा दूरी बढ़ती गई। और कुछ दिन बाद देव कृष्ण को पता चल जाता है कि प्रियंका किसी के साथ घंटों तक फोन में बातें करती है और इस चीज को लेके देव कृष्ण और प्रियंका के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। देव कृष्णा ने प्रियंका से उसका फोन मांगा कि प्रियंका ऐसे घंटों तक किससे बात करती थी, बट प्रियंका ने फोन देने से ही मना कर दिया। प्रियंका ने बोला, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं फोन नहीं दूंगी। और इसी बात को लेके उन दोनों के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और तो और प्रियंका के ससुराल वालों को भी पता चल गया था कि वो किसी के साथ घंटों तक बातें करती है। उस वक्त प्रियंका को रुक जाना चाहिए था। इसके कुछ ही दिन बाद देव कृष्ण की बहन ने अचानक प्रियंका के फोन में कमलेश की कॉल्स देख ली और तो और उसने उन दोनों के बीच में जो चैट्स होते थे वो सारे चैट्स वो पढ़ लिए थे एंड उसने अपने फैमिली को बोल दिया कि प्रियंका के साथ किसी लड़के का एक अफेयर चल रहा है। एंड इस चीज को लेके प्रियंका के ससुराल में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया एंड वो अपना ससुराल छोड़ के मायके चली गई। काफी दिन तक प्रियंका अपने मायके में ही रही, बट उसके ससुराल वाले प्रियंका को बोल रहे थे कि ऐसे अपना रिश्ता खराब मत करो, तुम वापस आ जाओ ससुराल में, जो भी हुआ है उसे भुला दो, फिर से नई तरीके से अपना नया जिंदगी शुरू करो। बट प्रियंका को किसी भी हालत में नॉर्मली ससुराल वापस आना ही नहीं था। उसने पहले ही अपने ससुराल वालों को कुछ शर्तें दे दी। उसने बोला कि मैं अगर जाऊंगी कोई मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई मेरा फोन चेक नहीं करेगा, मुझे सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं बोला जाएगा और मेरे घर के सामने
मतलब मेरे ससुराल के सामने ही मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया जाएगा, तभी मैं ससुराल वापस जाऊंगी। मतलब प्रियंका को पता था कि उनके ससुराल वाले उसकी बात मान लेते हैं एंड इसलिए वो डिमांड के ऊपर डिमांड करी जा रही थी। तो प्रियंका के ससुराल वाले सारे शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड प्रियंका ससुराल वापस आ जाती है फाइनली। एंड इस बार ससुराल वापस आने के बाद से वो कमलेश के साथ बातचीत नहीं करती थी। मतलब कुछ ऐसा हो गया था कि उन दोनों में भी बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुका था। बट ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चला, फिर से उन लोगों का बातचीत स्टार्ट हो गया एंड देव कृष्ण को भी थोड़ा सा शक हो गया था। प्रियंका थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी, तो उसे लग रहा था कि हो सकता है प्रियंका फिर से कमलेश के साथ बात कर रही है। और प्रियंका को यही डर था कि अगर देव कृष्ण को पूरी तरह से पता चल जाए कि उसके साथ कमलेश का अभी भी बातचीत होता है, तो शायद इस बार वो सबको बता देगा। प्रियंका उसके ससुराल में नहीं रह पाएगी और उसकी बहुत बदनामी भी होगी। पर अगर उसको देव कृष्ण के साथ नहीं रहना था तो प्रियंका उससे डिवोर्स कर सकती थी, म्यूचुअल डिवोर्स। बट उसे डिवोर्स नहीं करना था, क्योंकि अगर वो डिवोर्स कर देती तो उसे देव कृष्ण की प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो उसने प्लान बनाया कि वो अपनी लाइफ से देव कृष्ण को ही हटा देगी, उसकी बदनामी भी नहीं होगी और वो कमलेश के साथ रह भी पाएगी। इस मर्डर के करीब 7-8 दिन पहले कमलेश ने प्रियंका को सुरेंद्र भाटी नाम के एक आदमी से मिलवाया, जो एक सुपारी किलर था। इस मर्डर से कुछ ही दिन पहले वो जेल से निकला था। वो सुपारी किलर या हिटमैन प्रियंका को बोलता है कि ये काम मैं कर दूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा, बट इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। और प्रियंका ने उस आदमी को 50,000 रुपए एडवांस में पेमेंट कर दिया अपने पति को जान से मारने के लिए। पहले इस मर्डर का डेट फिक्स हो चुका था 4 अप्रैल, बट उस दिन वो सुपारी किलर प्रियंका के घर नहीं आ पाया क्योंकि वो किसी और चीज में फंस गया था। तो प्रियंका बहुत गुस्सा हो चुकी थी कि उसको अपने पति को मरवाने का इतना ज्यादा जुनून सवार था उसके ऊपर कि वो गुस्सा होके वो सुपारी किलर से अपना 50,000 एडवांस वापस मांग लेती है। बट सुरेंद्र ने उसे पैसा वापस नहीं दिया। उसने प्रियंका को बोला कि मैं इसी हफ्ते के अंदर तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। तो फिर से नया डेट सिलेक्ट हुआ एंड प्रियंका, कमलेश और सुरेंद्र, इन तीनों ने पूरा प्लान बना लिया था कि 7 अप्रैल के दिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को कॉल्स नहीं करेंगे, ताकि अगर फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए पुलिस ने तो उनका नाम सामने नहीं आएगा। 7 अप्रैल रात को प्रियंका, देव कृष्ण और प्रियंका के ससुराल वाले जो भी लोग थे वो सारे जल्दी जल्दी डिनर कर लिए। वो लोग सोने चले गए। प्रियंका तभी भी जाग रही थी, वो सोई नहीं थी। प्रियंका ने पहले चेक किया कि उसके सास और उसके ननद सोए हैं या नहीं। वो लिटरली उनके दरवाजे के सामने जाके कान लगा के चेक करती है कि वो लोग सो गए हैं, पूरा चुप हो गया है सब कुछ या नहीं। एंड जब उसने देखा कि उसके सास और उसके ननद सो गई हैं, तब जाके उसने चुपचाप अपने घर का मेन दरवाजा खोल दिया। सुरेंद्र मतलब सुपारी के घर के अंदर चला गया और उसके साथ कमलेश भी आया था। कमलेश घर के बाहर खड़ा था ताकि वो देख पाए कि कोई बाहर से अंदर तो नहीं आ रहा है, कोई जगह हुआ तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है। प्रियंका ने इंटेंशनली अपने पति का बेडरूम का दरवाजा भी खुला रखा था और उसने सुरेंद्र को दिखा दिया कि ये मेरे पति का कमरा है, तुम जाओ। सुरेंद्र देव कृष्ण के बेडरूम का दरवाजा खोला। उस रूम में पूरा अंधेरा था, फिर भी वो देव कृष्ण के सामने गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था उसे एंड उसने एक बहुत भारी सा हथियार से देव कृष्ण के सर पे बस एक बार इतनी जोर से मारा कि देव कृष्ण एक बार के लिए कोई आवाज तक नहीं कर पाया। उसका लिटरली ब्रेन डेथ चुका था, वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो चुका था। इवन फॉरेंसिक एविडेंसेस में भी यही मिला है कि देव कृष्ण के सर पे एक 12 इंच का चोट का निशान है। मतलब बहुत ज्यादा जोर से अगर कोई मारता है तभी इतना गहरा चोट लग सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसके बाद की जो डिटेल है वो बहुत ही ज्यादा घिनौना है कि जिस रूम में देव कृष्ण की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसी रूम में कमलेश और प्रियंका ने कुछ क्लोज मोमेंट्स बिताए एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। मतलब प्रियंका को एक पल के लिए थोड़ा सा गिल्ट भी नहीं लगा, थोड़ा शर्म भी नहीं आया कि वो अपने पति के लाश के सामने ही अपने प्रेमी के साथ क्लोज मोमेंट्स बिता रही है। और इसके बाद कमलेश और प्रियंका ने मिलके पूरा का पूरा जो उनका कबर्ड था, जो अलमारी था, वो सारा बिखेर दिया। मतलब पूरा एकदम रूम को एकदम तहस नहस कर दिया ताकि
देख के ऐसा लगे कि कोई बाहर से आया था और किसी ने लूटपाट किया है। एंड इसके बाद कमलेश और प्रियंका दोनों आंगन में चले गए और आंगन में जाके कमलेश ने प्रियंका को बांध दिया, प्रियंका के हाथ पैर अच्छी तरह से बांध दिया। एंड प्रियंका जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और उसके चीखे सुन के उसके सास, उसके ननद और भी लोग आ गए उसको बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद उनके घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करती है एंड तुरंत पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। एंड पहले तो पुलिस को भी लगा कि शायद हो सकता है यहाँ पे कोई रॉबरी हुई हो, क्योंकि घर का हालत इतना खराब हो चुका था। बाद में उनको शक हो गया कि अगर कोई बाहर से अंदर आया है तो जो मेन गेट है उसको किसी ने तोड़ा क्यों नहीं। वो मेन गेट किसी ना किसी ने तो अंदर से खोल दिया था, इसीलिए बाहर से कोई अंदर आ पाया। एंड जो मेन गेट था उस पे बिल्कुल भी कोई निशान ही नहीं था कि उसको फोर्सफुली ओपन किया गया है या ऐसा कुछ भी। प्रियंका ने ये भी बोला था पुलिस को कि जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने प्रियंका को एंड देव कृष्ण को अलग अलग रूम्स में बिठाए थे, उन दोनों को अलग करके, एंड देन उन्होंने देव कृष्ण को मार दिया था। बट फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में ये पूरी तरह से क्लियर था कि देव कृष्ण को उसके नींद में ही मारा गया था। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि अगर उन दोनों को अलग अलग रूम में उठा के कोई बिठाता तो डेफिनेटली देव कृष्ण तो नींद से जाग ही जाता। तो प्रियंका ये बात भी झूठ बोल रही थी, वो भी पुलिस को समझ में आ गया था। एंड पुलिस ने जब ध्यान से देखा उस रूम को, जिस तरीके से वो रूम फैला हुआ था, जनरली अगर कोई लूट होता है घर में तो जो रॉबर्स होते हैं वो ऐसे कपड़े नहीं बिछाते। वो रूम देख के पता चल रहा था इंटेंशनली उस रूम को मेसी दिखाना। और तो और प्रियंका ने पुलिस वालों को ये भी बोला था कि बहुत सारे गहने और पैसे भी चोरी करके वो ले गए हैं। बट पुलिस ने जब घर में ढूंढा तब घर के अंदर ही उन्हें सारे गहने और जो भी एंड सारे पैसे भी मिल गए। तो पुलिस को समझ में आ गया था कि वो गहने और पैसे शायद प्रियंका ने ही छुपाए थे। तो पुलिस ने सीधा प्रियंका से ही पूछताछ करना चालू कर दिया। बट उस टाइम पे प्रियंका बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। एंड पुलिस वाले जब उससे पूछते थे कि क्या हुआ था, आप डिटेल में बताओ उस रात को क्या हुआ था, तब एक एक बार वो अलग अलग कहानी बताती थी। तो पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि वो झूठ बोल रही है। तो पुलिस वालों ने प्रियंका से पूछा कि आपका फोन दिखाओ, हमें देखना है कि आप किससे बातें करते हो फोन में। तो प्रियंका ने बोल दिया कि मेरा फोन चोरी हो गया है, जो चोर आए थे हमारे घर में उन्होंने ही मेरा फोन चोरी कर लिया है। पुलिस वालों ने प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। पुलिस ने देखा कि एक नंबर पे बार बार प्रियंका की तरफ से कॉल जाता है एंड उस साइड से भी कॉल्स आते हैं एंड वो लोग घंटों तक बातें करते हैं। ये चीज पुलिस वालों को भी फिशी लगी एंड उन्होंने जब उस नंबर का डिटेल्स निकाला वो कमलेश का नंबर था। एंड उन्होंने वो डिटेल भी निकाला कि 7 अप्रैल के रात कमलेश का फोन किस एरिया में था। तो पुलिस वालों को पता चल गया कि कमलेश प्रियंका के ससुराल के सामने वाले एरिया में ही था। एंड कमलेश के कॉल हिस्ट्री से पता चली कि उस रात कमलेश ने सुरिंदर को भी कॉल किया था एंड सुरिंदर भी उसी एरिया में मौजूद था। एंड पुलिस को समझ में आ गया कि इस पूरे इंसिडेंट में कमलेश, सुरिंदर और प्रियंका तीनों ही जुड़े हुए हैं। तो पुलिस ने स्मार्टली प्रियंका को बोला कि हमने ऑलरेडी सुरिंदर को पकड़ लिया है एंड उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। तो अगर तुम अभी सच बता देती हो तो हो सकता है कि तुम्हारा सजा थोड़ा कम हो जाए, बट अगर तुम सच नहीं बोलती हो, कोऑपरेट नहीं करती हो, तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। तो ये सब सुनने के बाद प्रियंका बहुत घबरा गई थी, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसे लगा कि सच में शायद सुरिंदर ने सब कुछ बोल दिया है, बट एक्चुअल में उस टाइम तक सुरिंदर फरार था, वो मिला ही नहीं था पुलिस वालों को। प्रियंका ने ही सब कुछ सच सच बता दिया पुलिस वालों को, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एंड पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा बोल दिया कि ये केस जो है ये कोई रॉबरी का केस है ही नहीं, ये एक मर्डर केस है जहाँ पे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलके एक सुपारी किलर की मदद से अपने पति को मार दिया है। इवन पुलिस के पास प्रियंका ने जो बयान दिया वहाँ पे प्रियंका ने ये तक बोला कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उसे मार दिया। उसे मार देने के लिए उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। ऊपर से उसने इतना बड़ा नाटक किया अपने ससुराल वालों के सामने। मतलब जिस सास का बेटा वो चुकी थी, उस सास के सामने वो रो रो के सिंपैथी ले रही थी। ये तो सोच के भी खून खौल जाता है इंसान का। मतलब लिटरली मैं हॉरर स्टोरीज तो बोलती ही हूँ गाइस, बट अभी जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है ना, ये हॉरर स्टोरीज से भी ज्यादा डरावने हैं। इंसान अपने खुद के पत्नी को भी विश्वास नहीं कर सकता, जिसके साथ वो अपना पूरा लाइफ स्पेंड करने वाला होता है, उसको भी इंसान विश्वास नहीं कर पाता। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ऐसे स्टोरीज सुनना पसंद है, ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स सुनना पसंद है, देन इस वीडियो को जरूर एक लाइक करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्या बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।